Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So we were discussing our chapter 3 that is electrochemistry, right? In the previous lecture we completed till electrochemical cell. हमने अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने ये सीखा था कि हमारे पास अगर दो सॉल्यूशन डिफरेंट गिवन हो तो उसमें से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, राइट। अब हम शुरू करने वाले इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें बिल्कुल क्लियर है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो ये सब कुछ हमें बिल्कुल क्लियर है, राइट। हमें बिल्कुल अच्छे से हमारे बेसिक्स क्लियर है। बस हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल अब पढ़ना है कि एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने लेक्चर 1 इस चैप्टर का शुरू किया था तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी कहीं ना कहीं जनरेट हो रही होगी। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल का बिल्कुल ऑपोजिट है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल में हमने क्या स्टडी किया था कि हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे, उसमें दो सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसको हमने कांस्टेंट पोटेंशियल पे रख देते। लाइक हमने किस पे रखा था, 1.1 वोल्टेज पे रखा था, राइट। कि जिंक आ रहा है, कॉपर आ रहा है, डैनियल्स है, गैल्वेनिक सेल में हमने ये किया था 1.1 वोल्ट रखा था, राइट। लेकिन इधर क्या होएगा, इधर हम बैटरी का यूज करेंगे ताकि हमारे पास प्रॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। अब केमिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करें तो दो सॉल्यूशन थे तो उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड डाली गई थी। तो इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होगा कि यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन होएगा और उसी में दोनों रोड प्रेजेंट होगी। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम आएगा, लेकिन जो हमारे पास हम बोल रहे सिस्टम है, जो हमारे पास प्रॉपर मेथड है उसका, वो डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देख रहे हो आप कि इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे पास आउट करेंगे, डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट करंट पास किया जिसके हेल्प से ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अब जहाँ पर हमारे पास आयंस जो थे, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करें वहाँ पे जो आयंस थे, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी और एनोड और कैथोड पे डिफरेंट चार्ज के पोटेंशियल्स क्रिएट हो रहे थे। अगर कैथोड नेगेटिव चार्ज अटेन करता है तो उस पर पोटेंशियल कौन से जनरेट होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। अगर एनोड पॉजिटिव है तो उस पर कौन सा पोटेंशियल जनरेट होता है, नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ कोई पोटेंशियल जनरेशन नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट केमिकल एनर्जी। अब देखो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या किया था, आपके साथ साथ कंपैरिजन में रिवीजन भी हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में हमने क्या किया था कि जब हमने उधर एक कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेट किया था, ठीक है, 1.1 वोल्ट का बाहर से हमने कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेट किया था। यहाँ पर कोई कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं है, यहाँ से हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते रहेंगे, मतलब एक्सटर्नल करंट हम अप्लाई करते रहेंगे। तो ये जो डीसी है ये हम बार बार जनरेट करते रहेंगे, बार बार देते रहेंगे ताकि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो हमारे पास यहाँ कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रोकेमिकल का उल्टी चीज हम स्टडी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होएगी, राइट। तो इसमें क्या होएगा कि ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में कोई ना कोई चार्जेस भी प्रेजेंट होंगे, सच एज कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट है।
तो क्या होएगा कि कैथोड पे सारा पॉजिटिव चार्ज जाएगा और एनोड पे सारा नेगेटिव चार्ज जाएगा, जिसकी वजह से डिपोजिशन हो जाएगी हमारे पास कैथोड एंड एनोड से, राइट। तो इसी चीज को अब हम डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हमारा अभी हम सबसे सिंपलेस्ट लेके चलते। देखो केमिकल में हमने सिंपलेस्ट क्या लिया था, डैनियल सेल और यू कैन से गैल्वेनिक सेल की बात करी थी। अब यहाँ पर जो हमारे पास सिंपलेस्ट सेल है वो कॉपर से रिलेटेड है, ठीक है। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर स्ट्रिप। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इधर 2 कॉपर की हमने स्ट्रिप ली है, स्ट्रिप ले लो, इलेक्ट्रोड कह लो उसे, डिपिंग इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमने सॉल्यूशन इसके अंदर कौन सा लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। When the DC वोल्टेज अप्लाइड, यहाँ पर देखो डायरेक्ट करंट अप्लाई। अब देखो वहां पर जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते थे तो कहीं ना कहीं हमारे पास कॉलरोश लॉ पढ़ने से पहले हमारे पास एक लिमिटेशन आई थी कि वहां पर हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे। अगर करेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे। यहाँ हम कौन सा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट, दैट इज DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन DC वोल्टेज अप्लाइड टू 2 इलेक्ट्रॉन्स देन कॉपर इज डिसॉल्व। तो क्या आएगा कि जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कॉपर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और एनोड पे शिफ्ट हो जाएगा, एनोड से शिफ्ट हो जाएगा एंड डिपॉजिट टू रिड्यूस्ड एट कैथोड, और मतलब कि यहाँ पर कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एनोड है, ठीक है, ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है। तो क्या होगा यहाँ से जितना भी, क्योंकि दोनों जगह कॉपर की है, ठीक है, दोनों जगह हमने जब कॉपर की स्ट्रिप लगाई है तो जैसे ही मैं डायरेक्ट करंट अप्लाई करूंगी तो एनोड से क्या होती है, हमारे पास हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना। तो यहाँ पे क्या होएगा, कॉपर जो है रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर अपने आप को Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा और ये जो कॉपर है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म बेसिकली सेम ही है। हमने यहाँ पर जो है वहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपेयर में इलेक्ट्रोड लिए थे, यहाँ हम कॉपर जो जिसकी डिपॉजिट करना है उसके रिस्पेक्ट में हम अपना लेंगे इलेक्ट्रोड, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड ले लिया। अब क्या किया कि जो ये कॉपर था, जो एनोड वाला कॉपर था, हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमें इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो एनोड पे क्या हुआ कि ये कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ Cu2 पॉजिटिव और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, राइट। और अब जो ये Cu2 पॉजिटिव है ये जो है वो कैथोड पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कैथोड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि कैथोड ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अगर कैथोड ऑलरेडी नेगेटिव है और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ये ही ऐड हो जाएंगे और कॉपर बन जाएगा जो कि कैथोड पे होगा ये का। तो मैकेनिज्म तो सेम ही है कि हाँ यहाँ पर भी एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन ही हो रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि एनोड पे हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, जहां से कॉपर जो है वो Cu2 पॉजिटिव के फॉर्म में निकल रहा है, और वही Cu2 पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है, जहां पे सारा Cu2 पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो क्या होगा कि एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये एनोड जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है, और जो ये कैथोड है वो उस पर डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर सारी चीज इकट्ठी होती जाएगी। तो ये हम एक और चीज से समझते हैं कि क्या मैकेनिज्म रहेगा इसका। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म हमारा इसका रहेगा कि जितना भी कॉपर होएगा, देखो आप, जितना भी यहाँ पे एनोड पे कॉपर था वो सॉल्यूशन में आया और वो कैथोड पे शिफ्ट हो गया। देखो जितना भी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एनोड पे जितना भी कॉपर था वो जाके कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कैथोड पे जाके शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो गया और कैथोड का साइज इंक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू एनोड। तो क्या होएगा, यहाँ पे जितना भी एनोड पे जितना भी कॉपर होएगा वो सारा सॉल्यूशन में जाएगा सबसे पहले, और फिर सॉल्यूशन से कैथोड पे जाएगा जहाँ पे कैथोड पे डिपोजिशन होएगी और इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और एनोड रिड्यूस हो जाएगा। सो बेसिकली इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस
अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इस कॉपर सल्फेट को अगर मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉपर को मेरे को क्या करना है, प्योरीफाई करना है, ठीक है। तो कॉपर के प्योरीफिकेशन के लिए हम यही मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस इम्प्योर कॉपर रोड इज मेड एज एन एनोड। तो इम्प्योर कॉपर रोड को जो होती है वो हमने उसको एनोड ले लेते हैं क्योंकि हमें प्योरीफाई करना है। तो मैंने, अगर ये मेरे पास इम्प्योर है, अगर ये मेरे पास इम्प्योर है, तो यहाँ से सिर्फ क्या निकलेंगे, Cu2 पॉजिटिव। इम्प्योरिटी चाहे जो मर्जी हो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ Cu2 पॉजिटिव निकलेगा। अब वो जो Cu2 पॉजिटिव है वो तो सॉल्यूशन में आ गया, तो वही Cu2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ये Cu2 पॉजिटिव हमारे पास कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा और जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो मेरी एनोड पे ही रह जाएगी। तो that dissolves on passing current and pure copper rod is made cathode at Cu2 positive deposit। तो बात वही हो रही है यहाँ पर कि अगर मेरे को इम्प्योरिटी रिमूव करनी है या कॉपर को प्योरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर को एनोड ले लेंगे। क्यों एनोड ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता है एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन हो रही है तो कॉपर सिर्फ रिड्यूस होएगा, कॉपर से Cu2 पॉजिटिव में रिड्यूस हो जाएगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन देगा और जो भी इम्प्योरिटी होगी वो एनोड पे रह जाएगा। तो ये सिर्फ ये वाला जो Cu2 पॉजिटिव है ये ही कैथोड पे जाएगा और कोई इम्प्योरिटी हमारी कैथोड पे जाएगी नहीं, जिसके वजह से हमें काफ़ी हद तक प्योर कॉपर जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें कैथोड पे मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है कॉपर को प्योरीफाई करने का भी। तो कई बार एग्जाम्स में आपसे ये नहीं पूछते कि डायरेक्ट सेल नहीं पूछे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, उनसे ये पूछ लेते कि व्हाट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या आएगा, हमारे पास यही मेथड आएगा कि हम कॉपर की प्योरीफिकेशन को कैसे करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट इसका आर्टिकल है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में भी हेल्प करते हैं। अब ये कैसे होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से को पहले नाम से समझो, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ प्लेटिंग करनी, मतलब कि किसी चीज की कवर करना। अब जैसे हम अपने डेली यूज में डेकोर आइटम्स देखते हैं, ठीक है, अपने घर पे देखते हैं कितनी सारी डेकोर आइटम्स होते हैं, और या यू कैन से कि कई चीजों पे लिखा होता है गोल्ड प्लेटेड, ठीक है, सिल्वर प्लेटेड, ऐसी चीजें लिखी होती है। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये नहीं कि वो गोल्ड से बना है, उसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक सरफेस पे प्लेट कर दी गई, मतलब इसका जो सरफेस है वो उस चीज की प्लेटिंग कर दी गई, उसके ऊपर की जो वो कवरिंग है, ये जो चीज है अगर इसके ऊपर की कवरिंग है वो उस पर्टिकुलर थिंग से की हुई है, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को की कवरिंग किसी एक मटेरियल से कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर से, गोल्ड से, सिल्वर से, किसी भी चीज से, कोई और भी हो सकता है नो डाउट, ठीक है, आयरन से कर देते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट की जब हम उसकी कवरिंग एक पर्टिकुलर मटेरियल से कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल से ही होती है। अब कैसे होगी, सपोज करो अभी हमने क्या बात करी कि हमने प्योर कॉपर ऑब्टेन करना था, तो हमने क्या किया था, इम्प्योर कॉपर को एनोड पे रख दिया था और प्योर कॉपर कैथोड पे आ रहा था। तो यहीं पर ही हम वो चीज उल्टी कर देते, वहां पे एनोड पे रख रहे थे, यहाँ हम क्या कर देंगे, कैथोड पे वही चीज रख देंगे, सो दैट हमारी जो चीज है, अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये की है, ठीक है, इसकी कॉपर की प्लेटिंग करनी है, ठीक है, इसकी कॉपर की प्लेटिंग करनी है, तो मैं कॉपर रोड को यहाँ अप्लाई कर दूंगी, ठीक है, एनोड पे कॉपर रोड अप्लाई होगी। अब जैसे ही एनोड पे कॉपर की रोड अप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा, कॉपर का जितना भी मटेरियल, कॉपर रिड्यूस होएगा, क्योंकि हमें पता है एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और वहां पे क्या होएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होएगा, तो वो कॉपर किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इस की के पास ट्रांसफर होएगा जो कि मेरी कैथोड पे अटैच है, ठीक है। जैसे ही वो कैथोड पे जाएगा तो वो कॉपर क्या है, वो डिपॉजिट होने लगेगा की के ऊपर, और जैसे ही वो की के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, बेसिकली क्या है,
कवरिंग होने लगेगी, उस ऑब्जेक्ट की कवरिंग होने लगेगी। तो आप इधर से समझो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एनोड पे मैंने क्या किया, कॉपर की रोड लगा दी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। तो जैसे ये कॉपर जो है ये क्या होएगा, ये कॉपर को हम डीसी वोल्टेज से अप्लाई कर देंगे और मैंने की को कैथोड पे रख दिया, तो ये जो चीज है ये हमारा कॉपर जो है वो फ्लो करने लगेगा हमारे कैथोड की तरफ, और वहां पर इस की के ऊपर कॉपर जो है डिपॉजिट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से उस सरफेस के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर एक कवरिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट। तो अगर हम इसका यहाँ से समझो कि अगर इस इमेज को देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो कॉपर है, ठीक है, ये जो एनोड पे जो कॉपर है उसने रिड्यूस किया Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, और ये जो Cu2 पॉजिटिव है वो फ्लो कर रहा है हमारे पास कैथोड पे, और कैथोड पे फ्लो कर रहा है, तो इस की के ऊपर यही जो Cu2 पॉजिटिव है ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जो हम बिल्कुल पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई जिसकी वजह से कॉपर जो है वो Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, और हमारे पास यहाँ पर कैथोड पे रिडक्शन होगी जहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर, ऑब्वियसली ये कैथोड पे डिपॉजिट है तो कैथोड को इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी ही नेगेटिव टर्मिनल है, तो Cu2 पॉजिटिव वहां पे जाएगा, वहां पे इसने डिपॉजिट होना है और Cu में कन्वर्ट होना है, जिसकी वजह से ये जो की है, अब आप यहाँ पे देखो इस की पे यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो गया है ना, यहाँ से कॉपर रिमूव आउट हुआ और यहाँ से कॉपर डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से एक सरफेस के ऊपर लेयर बन गई है ना। ये मान लो यही मेरी की है, तो इस की के ऊपर एक सरफेस के, मतलब इस सरफेस के ऊपर कॉपर की लेयर बन गई, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से प्लेटिंग होना, प्लेटिंग मतलब कि कवरिंग होना, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, और ये भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ही फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक ही सॉल्यूशन में दोनों कैथोड और एनोड दोनों ही प्रेजेंट है, एक जगह से ऑक्सीडेशन हुई तो दूसरी जगह रिडक्शन हुई, एक जगह से रिमूव हुआ, यहाँ से अगर मेरा रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ की बात नहीं, कोई भी चीज हो जिसको मैंने इलेक्ट्रोप्लेट करना है तो वो मैं इसी मेथड से करूंगी। कोई भी चीज को अगर मेरे को, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन और यू कैन से एनी डेकोर आइटम, एनीथिंग, वी विल पुट इट एट द कैथोड, हम उसको कैथोड पे शिफ्ट कर देंगे, और जिस चीज की मेरे को प्लेटिंग करनी है उसकी मैं रोड यहाँ पे लगा दूंगी, उसकी इलेक्ट्रोड लगा दूंगी। अगर जैसे मैंने कॉपर की करनी है तो कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आयरन की करनी है तो मैं आयरन की इलेक्ट्रोड लगा दूंगी, अगर मेरे को गोल्ड की करनी है तो गोल्ड का इलेक्ट्रोड लगा दूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की प्लेटिंग करनी है वो हम किस पे रखेंगे, एनोड, और हमने जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, राइट, जिसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहाँ पे की के ऊपर करनी है तो की के ऊपर की मैं कर दूंगी अपनी कैथोड की तरफ, क्लियर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक वो प्रोसेस है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को, उसकी कवरिंग को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर मटेरियल आइटम से उसकी कवरिंग हम चेंज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है। अब हमने ये सारा बात कर ली कि ठीक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, कॉपर की इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव की जाती है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। बट इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इस पूरे ही प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, जो यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन एक ही सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है, डायरेक्ट करंट पास करने के टाइम पे, उस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, ये तो एक तरीके से सेल है जो फंक्शन कर रहा है, जब हमने डायरेक्ट करंट अप्लाई किया, जो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है या जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है, वो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। लेकिन पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर दोज सेल्स इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used to carry out non-spontaneous chemical reaction, and the reaction taking place is in the electrolytic cell is called electrolysis,
तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो वो सेल है जिसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। तो देखो याद करो, तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ रही है जो कि मेरे को एक केमिकल एनर्जी इंड्यूस करी है। और इस केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, जो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, या उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को हमने इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, जितनी भी ये रिएक्शन हो रही है, उसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे कि अभी हमने कॉपर की बात करी, तो कॉपर की बात में क्या हो रहा था, कैथोड पे जो है वो रिड्यूस हो रहा था, रिडक्शन हो रही थी। रिडक्शन कैसे हो रही थी कि ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, वेयर एज एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी, जहां पर ये कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा था। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये जो दोनों केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ये जो दोनों केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये जो दोनों केमिकल रिएक्शन हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। और जो ये पूरा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डायरेक्ट करंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। तो आई थिंक आपको टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, राइट, ये सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब हमने बात करी थी तो क्या हुआ था वहां पे कि वहां पर हमने उसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए कि क्वांटिटी में उसको कैसे हम मेजर करेंगे, तो हमने कॉलर-रॉश लॉ की बात करी थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए, उसको क्वांटिटी में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट आए थे फैराडे, ठीक है, जिन्होंने अपने लॉज दिए थे, जिस लॉज के हेल्प से हम यहाँ पर अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और हम इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है। क्वालिटी की तो बात कर ली कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, कैथोड पे क्या होगा, ठीक है, एनोड पे क्या होगा, ये सब कुछ हमने बात कर ली। बट अब हम बात करेंगे कि इसकी क्वांटिटी को कैसे मेजर करेंगे, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे निकालेंगे। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को निकालने के लिए क्या हमारे पास है, फैराडे एक साइंटिस्ट है, माइकल फैराडे, ठीक है, उन्होंने अपने 2 लॉज दिए और एक कांस्टेंट प्रोवाइड किया जिसके हेल्प से हम इसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो Faraday's laws of electrolysis क्या कहते हैं, माइकल फैराडे was the first scientist who described the quantitative aspect of इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप यहाँ पे अच्छे से याद करो कि माइकल, ये आपको आई थिंक सीबीएसई एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट की बात करी थी, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट की नहीं, क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट की बात करी थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो वो माइकल फैराडे थे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट की बात करी थी इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस की, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में कितना ऑक्सीडेशन होगी, कितनी रिडक्शन होगी, किस पे डिपेंडेंस जाएगी, तो ये सारी बात माइकल फैराडे ने की थी। तो इन्होंने अपने 2 लॉज दिए थे, फैराडे गेव 2 लॉज एंड अ कांस्टेंट, जिसे हम फैराडेज कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसे हम फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं। सो अब हम 1 बाय 1 वो 2 लॉ पढ़ते हैं एंड साथ में उस कांस्टेंट की बात करते हैं, क्लियर। तो पहला लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले डिपेंडेंस जाएगी मेरे पास डायरेक्ट करंट पे, ठीक है, सबसे पहले डिपेंडेंस है डायरेक्ट करंट पे। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने करंट ज़्यादा पास करूंगी, ठीक है, अगर मैंने करंट बहुत ज़्यादा दिया तो एनोड पे ऑक्सीडेशन का जो रेट है और जो कैथोड पे रिडक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर मैं करंट ज़्यादा दूंगी तो जो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है मेरा मटेरियल वो भी बहुत तेजी से होएगा, ठीक है। और हम इसको और इजीली कैसे कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा करंट दिया तो रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस भी ज़्यादा होगा, और अगर मेरे पास करंट कम दिया, मैंने थोड़ा सा देके छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रोलिसिस भी 1-2 सेकेंड का होके खत्म।
लेकिन अगर मैंने काफ़ी देर तक दिया और काफ़ी अच्छे अमाउंट में दिया तो इलेक्ट्रोलिसिस का अमाउंट भी बढ़ जाएगा. So, the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. तो बात वही आ गई है कि जो केमिकल रिएक्शन का अमाउंट है, ठीक है, कि कितनी केमिकल रिएक्शन होगी विच अकर्स एट इलेक्ट्रोड, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड्स पे हो रही है, एनोड और कैथोड पे हो रही है, इलेक्ट्रोड्स पे हो रही है. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, हमें पता है इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. बाय अ करंट, ठीक है, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे कौन सा करंट अप्लाई किया था, डायरेक्ट करंट अप्लाई किया था. इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटिव इलेक्ट्रिसिटी, इस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करेगा कि कितनी हमने दी. अगर हम ज़्यादा, यहाँ पे देखो, अगर मैं बहुत ज़्यादा दूँ, इसको ऐसे बहुत ज़्यादा दे दूँ, तो यहाँ पर कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन जो होगी वो भी बहुत तेजी से होगा, मतलब बहुत जल्दी हमें दिख जाएगा कि सारा जितना भी कॉपर है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे सारे में डिपॉजिट हो गया. लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा करंट दिया, मान लो 1 की वोल्टेज दी, ठीक है, तो यहाँ पर उतनी ही रिडक्शन कम भी होगी. तो कहने का मतलब क्या, अगर करंट ज़्यादा, इलेक्ट्रोलिसिस ज़्यादा, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी ज़्यादा. लेकिन अगर मेरा करंट कम तो सारा चीज कम होएगा. सिंपल रिएक्शन है, कहने का है कि मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे अमाउंट में हम दे ही जा रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस भी अच्छी होएगी, मतलब उसकी क्वालिटी भी तो बढ़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, और क्वांटिटी भी बढ़ेगी. तो कहने का मतलब क्या कि वर्क डन, ऑब्वियसली जो काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन. ठीक है, तो ये वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और करंट का क्या है, बेसिकली चार्जेस है. ठीक है, जो भी चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे, तो जो ये वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, एंड चार्ज इज नथिंग बट हमारे पास करंट इनटू टाइम, जो भी हमारे पास करंट है वो इनटू टाइम. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के हो सकता है, और क्यू जो है वो आई टी के बराबर है, तो वर्क डन आई टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा. क्लियर, पहला लॉ क्लियर. फैराडे का पहला लॉ था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट हम ज्यादा कर देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस भी ज्यादा होगी. दूसरा क्या कहता है, दूसरा हमारे पास डिपेंडेंस किस पे आती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बात करी थी कि अगर मेरे पास सपोज करो 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, एक मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट का और दूसरा ले लिया AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट का, और यहाँ पर है तो मतलब अपना अपना सेटअप है, बट करंट सेम अप्लाई कर दिया, दोनों में जो अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है वो सेम है. ठीक है, ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंडेंस नहीं है. डिपेंडेंस किस पे, सिर्फ करंट है, कि हमने यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया ना दोनों तरफ वो सेम अमाउंट का अप्लाई किया. तो क्या ऐसा होगा कि दोनों में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रेट है वो भी सेम हो, कि मतलब जितना भी कॉपर जो है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, ये जितना भी जो हमारा सिल्वर है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, क्या वो सेम अमाउंट में डिपॉजिट होएगा, ऐसा नहीं होता. तो क्या वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने सपोज किया दोनों सॉल्यूशन के ऊपर सेम वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया तो भी ये नहीं होगा कि दोनों रिएक्शन में जो रेट है वो सेम हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो कॉपर और सिल्वर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैंडल करता है, अपने अपने स्ट्रक्चर्स हैंडल करता है. तो ये थोड़ा ना कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करने लग जाएगा सिर्फ करंट अप्लाई करने पे. ठीक है, मतलब इसका जो पोटेंशियल होएगा और इसका जो पोटेंशियल होएगा वो सेम नहीं होएगा, दोनों के वर्क डन में डिफरेंस आएगा, क्योंकि कॉपर जो है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और सिल्वर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. अगर ऐसा कुछ होता, अगर सेम होता तो हम कॉपर और सिल्वर नाम ही क्यों देते, फिर तो एक ही कंपाउंड है वो, राइट. लेकिन यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, इस वजह से इनका जो पोटेंशियल है या जो हम रेट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने का वो भी डिफरेंट रहेगा. चाहे जितना मर्जी हम सेम पोटेंशियल रख ले, चाहे हम कांस्टेंट पोटेंशियल रख ले, तो भी इसकी जो होएगी वैल्यू चेंज ही होएगी. तो ये फैराडे का सेकेंड लॉ है. द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट. तो वो क्या कहना चाह रहा है
कि जो भी मेरे पास यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, जो भी हमारा वर्क डन निकल के आएगा, जो भी हमारे पास क्वांटिटी निकल के आएगी, ठीक है, वो हमारे पास करंट पे ना डिपेंड करके, करंट पे तो डिपेंडेंस जाएगी सिर्फ इसकी, अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, मान लो सिल्वर नाइट्रेट को देखो, सिर्फ इतना देखो, तो बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट की डिपेंडेंस जाएगी मेरे पास करंट पे, या कॉपर सल्फेट की डिपेंडेंस जाएगी करंट पे। अगर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो करंट पे डिपेंडेंस जाएगी, लेकिन अगर दोनों सॉल्यूशन इकट्ठे रखे हैं और उसको करंट सेम अप्लाई किया है तो दोनों की डिपेंडेंस एक दूसरे पे नहीं जाएगी, वो इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट होएगा, ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंटली ये सॉल्यूशन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी पे, बट दोनों अलग अलग नहीं डिपेंड करेंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर करंट कितना पास किया जा रहा है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है मेरा सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट, कभी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, कभी नहीं होएगा इसमें कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होएगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जितना भी वर्क डन होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट पे, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट हमने क्लास 11th में हम स्टडी कर चुके हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट ऑब्वियसली जिसका भी हमने यहाँ पे जैसे अगर सिल्वर का निकालें तो सिल्वर का एटॉमिक वेट, और वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि एक प्रोसेस को करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन अपने दिए, ठीक है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो 3 ही इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर जैसे कॉपर है, कॉपर अपना कितना देता है? Cu2 पॉजिटिव देता है और 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है, तो वो जो 2 यहाँ पे यूज हो रहा है, वो जो 2 है वो हमारा वैलेंसी फैक्टर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो W1 डिवाइडेड बाय W2 है वो E1 डिवाइडेड बाय E2 के बराबर होएगा, मतलब उन दोनों के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होएगा, उस पे डिपेंडेंस जाएगी। क्लियर? तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लेन देन हो रहे हैं, ठीक है। वैलेंसी जो नॉर्मली है, वैलेंसी वो ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है पूरे प्रोसेस में, वो चीज। आई होप सेकेंड लॉ भी क्लियर है, ठीक है। तो दोनों लॉज सिंपली हमारे पास ये कह रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो वो डिपेंड करेगा कि कितना करंट दिया जा रहा है, और अगर 2 सॉल्यूशन इकट्ठे प्लेस करके उसको सेम करंट दिया जा रहा है तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। वो अपने इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो अपना प्रोसेस करता रहेगा, वो अपना प्रोसेस करता रहेगा। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं फैराडेज कांस्टेंट। क्लियर? कि फैराडे ने कांस्टेंट क्या दिया था। अब फैराडे कांस्टेंट को स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ये सिल्वर है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके Ag बना रहा है, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द मोल ऑफ सिल्वर आयंस। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सिल्वर है वो कैसे कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है, कि उसके 1 मोल सिल्वर को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो एक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ये सिल्वर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देके सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे, क्या चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, राइट। वो तो सॉरी मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻28 मास होता है, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम जो होता है वो चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे चार्ज की बात करें तो चार्ज हमारे पास ये आ गया। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट। हमें ये भी पता है पर मोल, ये इसका मतलब क्या है? पर मोल।
तो चार्ज अगर हमें निकालना है तो हमारे पास फैराडे ने कहा था कि अगर मेरे को किसी भी एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें एक एटम का चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 1.6 जो भी इलेक्ट्रॉन लेन देन हो रहे, जितने भी इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे एक हो रहा है तो एक पुट कर दिया, अगर दो हो रहे होते तो 2 इंटू 1.6 पुट करते। क्लियर? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू जो हमारा एवोगैड्रोस नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी आ जाएगी। चार्ज कितना आएगा? 96500 दैट इज 9600 एंड 500। ठीक है, ये हमारे पास कूलम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, 96500 कूलम पर मोल। कूलम जो है वो हमारे पास चार्ज है, यहाँ पे क्या है? चार्ज है, और पर मोल क्या है हमारे पास? एवोगैड्रो नंबर का हमारे पास वैल्यू है। क्लियर? तो इसी नंबर को 96500 जो है इसी को हम क्या कहते हैं? फैराडेस कांस्टेंट कहते हैं, और जिसे हम F से डोनेट करते हैं। तो ये थे फैराडेस के अपने कांस्टेंट एज वेल एज लॉस। तो आज हमने बेसिक क्लियर कर लिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास होता क्या। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के पूरा मेथड हुआ है, तो वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट भी तो बनेगा। ठीक है, हमारे पास एक चीज हो रही है, हमारे पास कॉपर है, एक जगह ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरी जगह रिड्यूस हो रहा है। ये सारे प्रोसेस में हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है, बेसिकली जो मेरे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम पे या फिर प्योरिफिकेशन के टाइम पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके डिपेंडेंस को अब देखते हैं कि किस पे जाते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग यूज्ड। ठीक है, कि हमारे पास वो मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड फिट करें कि उस मटेरियल कौन सा है, आयरन है, कॉपर है, कौन सा मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, उसको कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बाहर से जरूरत है ताकि वो फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले। राइट, तो उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंस जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज किस पे जाएगी? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड। ठीक है, अगर सपोज किया मैंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया जो कि इनर्ट है नेचर में, ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लैटिनम, तो क्या रिएक्शन होगी? क्या एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगी? ऐसा कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इनर्ट है, वो तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं करने देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं करने देगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने रिएक्टिव एलिमेंट लिया, रिएक्टिव एलिमेंट जैसे कॉपर, आयरन, ऐसा कुछ ले लिया तो फटाफट रिएक्शन होगी। राइट, तो हमारे पास डिपेंडेंट जाएगा कि इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया गया, क्या हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है या फिर रिएक्टिव एलिमेंट है, या रिएक्टिव एलिमेंट में भी कितना रिएक्टिव है, वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कितना कम रिएक्टिव है, सब इस पे डिपेंडेंस जाएगी। तो नेक्स्ट इज इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, अगर इनर्ट है मतलब कि अगर वो रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं करता, जैसे प्लैटिनम है, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं क्यों काम करूं, मैं इनर्ट हूं, मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ना मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा ना दूंगा, मैं खुश हूं। लेकिन अगर रिएक्टिव है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा भी, इलेक्ट्रॉन लेगा भी, रिड्यूस भी होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। Some reactions are so slow kinetically that at lower voltage these do not seem to take place and hence extra voltage is required. तो बेसिकली क्या होता है कई बारी कि कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि रिएक्शन हमें लगता है कि हो ही नहीं रहा है, ये रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा और हाई वोल्टेज पे चले जाते हैं ताकि हमें एक कंसिडरेबल हम देख सके कि एक रिएक्शन हो रही है। तो ऐसा जब होता है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक्स हमने इंक्रीज कर दी, यहाँ पर हमने रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई किया। तो ये हमारे पास पूरे इन तीन चीज पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट या इलेक्ट्रोलिसिस का क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले नेचर, कि हमने मटेरियल कौन सा है, अगर मान लो कि इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे हम एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट भी पुट करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट का हमने नेचर पता लगाना कि वो कैसा, पहली चीज। दूसरी चीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज, इलेक्ट्रोड कैसे यूज किया, अगर इनर्ट है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, अगर रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन भी बहुत अच्छे से करेगा। क्लियर?
एंड थर्ड इज काइनेमेटिक्स। कई बार क्या होता है कि रिएक्शन बहुत स्लो हो रही होती है और हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर हमें लग रहा है कि या फिर हो ही नहीं रही है या बहुत ही स्लो है, तो हम क्या करते हैं, उसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर दें, मतलब जो डीसी हम अप्लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिएक्शन थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है या कंसिडरेबली दिखने लगती है कि हमें पता लगता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक्स उस पर डिपेंडेंस आती है। तो आज के लेक्चर में हमने क्लियर कर लिया अपना बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, कॉपर की इम्प्योरिटी कैसे रिमूव की जाए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, फैराडेज लॉ एंड फैराडेज कांस्टेंट, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइज प्रोडक्ट कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है। क्लियर। अब हमने ये आई थिंक, क्योंकि हमें पता क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ये इजीली इसलिए हो गया क्योंकि बेसिक्स पता थे, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या होना है, बिल्कुल ये चीज क्लियर थे, ठीक है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी हमारा जल्दी हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइज सेल पढ़ लिया, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, तो इसको फंक्शन भी तो कोई कर रहा है, और वो फंक्शन कौन कर रहा है, डायरेक्ट करंट कर रहा है, और ये करंट कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा, हमने जो कनेक्शन अप्लाई करेंगे उधर से आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम बैटरीज को डिस्कस करेंगे कि बैटरीज क्या होती है, बैटरीज की फॉर्मेशन क्या है, कितनी टाइप्स की बैटरीज हमारे पास प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर के प्रिपेयर हो जाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स के।